गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो करने वाले हैं फिजियोलॉजी का। ठीक है, जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो कौन सा लिया है, फिजियोलॉजी का लिया है। इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। जब क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं, तो उन्हें उसका पूछा गया क्या है कि इसका एक रेंज क्या है। तो उन्होंने बोला है कि -65 MB, ठीक है ना, टू क्या है -95 MB अराउंड -70। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पेपर लगाएंगे तो उसमें आएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है कि सीरम। ठीक है, तो सीरम क्या है, तो सीरम किसको बोलते हैं, जब क्या होता है जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होता है जो फिब्रिन होता है उसको निकाल दिया जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम सीरम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो मिलियोड, ठीक है ना, मिलियोड जो टिश्यूज़ हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं रेड बोन मैरो में। ठीक है, उसी तरह जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं वो कहाँ होते हैं, दैट इज़ इन लिम्फॉइड नोड्स में। ठीक है, थाइमस में और स्प्लीन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है ब्लड का। क्या हो जाता है, ब्लड का। तो उन्हें बताया गया कि कैसे स्टार्ट होता है, किस वीक से स्टार्ट होता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या वो फॉर्मेशंस या फिर क्या प्रोडक्शन करता है, तो वो चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें आता है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, तो कहाँ से होता है, तो 3rd वीक से होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि 3rd वीक से लेके 3 मंथ तक, ठीक है ना, 3rd वीक से लेके 3 मंथ तक इंट्रावेस्कुलर क्या हो जाता है, एरिथ्रोपोइसिस, मतलब कि प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है आरबीसीज की। आरबीसीज फॉर्म्स इन दी कहाँ पर, मीजोडर्म्स ऑफ दी, एक होता है ना एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो वो कहाँ पर, बीच वाली मिडल में, ठीक है ना, मीजोडर्म ऑफ दी योक सैक। उसके बाद 3 मंथ, ठीक है ना, 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में कहाँ गया, मीजोडर्म में। ठीक है, उसके बाद 3 मंथ्स टू जो 5 मंथ जाएगा तो उसको कौन सा फेस बोल देते हैं, उसको हिपैटिक फेस बोल देते हैं। ठीक है, जो आरबीसीज कहाँ बनने शुरू होते थे, आरबीज इन फॉर्म इन लीवर एंड दी स्प्लीन। उसके बाद जब 5th मंथ होता है उसमें क्या उन्होंने बोला कि ऑनवर्ड्स वो क्या बन जाते हैं, दैट इज़ अ कौन सा फेस में चले जाते हैं, तो वो पहले चले जाते हैं दैट इज़ अ मिलॉइड। कौन सा, मिलॉइड में। और उसमें फिर क्या हो जाता है कि जो आरबीसीज होते हैं वो कहाँ फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, बोन मैरो में। ठीक है ना, रेड बोन मैरो में। तो याद रखने के लिए सबसे पहले आएगा कि 3rd वीक है। ठीक है, 3-5-3 का ही इन्होंने मेन जो चीज़ बताई गई है, तो याद रखना कि 3 वीक्स का है। ठीक है, उसके बाद 3 वीक्स टू जो 3rd मंथ है वहाँ पर क्या होता है कि आरबीसीज जो क्या होते हैं प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं इंट्रावेस्कुलर से, और कहाँ जाके वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो मीजोडर्म में जाकर वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है अब 3rd मंथ टू 5th मंथ। ठीक है ना, पहले वीक्स था, अब आ जाता है मंथ। ठीक है, 3rd मंथ टू 5th मंथ है, उसमें हिपैटिक है, उसमें क्या आ जाएगा, लीवर आ जाएगा, लीवर सप्लीन। उसके बाद 5th मंथ ऑनवर्ड्स में क्या है, दैट इज़ अ मिलॉइड फेस आ जाता है, उसमें जो आरबीसीज होते हैं दैट इज़ फॉर्म इन रेड बोन मैरो। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो कि एक होता है प्री नेटल, पोस्ट नेटल और पोस्ट नेटल। अब पोस्ट नेटल में क्या होता है कि जो एरिथ्रोपोइसिस बनते हैं, मीन्स प्रोडक्शन जो बनते हैं तो आरबीसीज, तो वो कहाँ बनते हैं, इन रेड बोन मैरो में। ठीक है, ये कंप्लीट बोल दिया गया है। उसके बाद बोल दिया कि ओवर, ठीक है ना, ओवर एज ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, जब क्या है 20 ईयर्स के ऊपर हो जाए तो जो रेड बोन मैरो है कैन बी फाउंडेड इन। अब फिर आया था कि रेड बोन मैरो कहाँ मिलती है, तो उन्होंने बोला कि दैट इज फाउंड इन फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कौन कौन सी उन्होंने बोली है, तो क्रेनियल बोन्स, ठीक है ना, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रा, पेल्विक बोन। ठीक है, और इन अपर एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन्स कौन सी, ह्यूमरस और जो फीमर है उसके अपर एंड, ठीक है ना, अपर एंड पर होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, इन्होंने रेशोज दी गई हैं कि रेशियो जो है बॉडी में वो फैट सेल और बॉडी सेल कितना है, 1:1 ही होता है। और मिलॉइड, ठीक है, और साथ में आया एरिथ्रॉइड, तो उसकी टिश्यूज़ की कितनी होती है, तो 3:1 होती है। ठीक है, उसके बाद आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड, जो भी आरबीसीज डिस्ट्रॉयड होते तो वो कहाँ जाते हैं, तो वो स्प्लीन में होते हैं जो डिस्ट्रॉयड आरबीसीज होते हैं। एंड आल्सो इन लीवर, लीवर में भी बोले गए, एंड बोन मैरो। ठीक है, तो उन्होंने बोला सबसे जो फर्स्ट होता है वो तो सभी जानते हैं कि स्प्लीन होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि लीवर भी है और क्या है, बोन मैरो भी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अगर कोई इंसान जो है उसको जो आयरन है वो पर डे कितना कंज्यूम करना चाहिए, तो उन्होंने बोला 10 to 20 mg। ठीक है, उसके बाद जब हम सेल्स पढ़ते तो उसमें ये भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, कौन से, एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, जब ब्लड होता है इसको हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या बोलते हैं, ग्रेनुलो और एग्रेनुलोसाइट्स। अब होता क्या कि ग्रेनुलोसाइट्स उसको 3 में कर देते हैं, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल्स एंड बेसनोफिल्स। ये जब इन्फेक्शन वगैरह के जब चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर उस टाइम पर हम इस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। याद रखना कि ग्रेनुलोसाइट्स में 3 आते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स में 2 आते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि हम एक पढ़ते हैं कि एक सबसे पहले नीचे आ जाओ, एक आता है कोगुलेशन फैक्टर्स, ठीक है। एक क्या आ जाता है, जबकि जैसे कि जो ब्लड है वो क्या निकल रहा है, उसको क्या है कोगुलेट करना, उसको रोकना है, तो ब्लड जैसे जमना शुरू हो जाए, तो उन्होंने बोला कि ये कोगुलेट फैक्टर, कोगुलेटिंग के कितने फैक्टर होते हैं, तो पहले याद रखना कि टोटल कोगुलेटिंग के फैक्टर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। अब 13 कोगुलेटिंग फैक्टर के क्या है नाम बताए हुए हैं, तो उन्हें कौन कौन से बताए गए, तो उन्होंने बोला गया है फर्स्ट नंबर, इसको क्या है हमेशा फैक्टर्स को क्या है सीरियल ऑर्डर में ही याद करना होता है, पूछ लिया जाता है कि ये नंबर वाला फैक्टर का नाम बताओ, उस फैक्टर का नाम बताओ, ठीक है। तो इनका अपने में ही एक अच्छा रोल है, तो याद रखना इनमें क्या सीरियल ऑर्डर में याद करना होता है। फर्स्ट आता है फिब्रिनोजन, दूसरा आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड आ जाता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, क्या आ जाता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कैल्शियम, दूसरा फिफ्थ आ जाता है दैट इज़ अ प्रो एसिटेरिन, ठीक है। और उसके बाद जो सिक्स्थ और सेवन्थ है उसमें भी यही बोला गया दैट इज़ अ प्रो, उसमें था एसिलेटिन, ठीक है ना, और इसमें क्या है प्रो कॉन्वर्टिन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद एंटी हेमोफिलिक फैक्टर आ जाता है एट्थ पे। नाइन्थ जो है फैक्टर उसमें है दैट इज़ अ कैरिटोमास फैक्टर। टेंथ जो है उसमें भी क्या है स्टोराट फैक्टर आ जाता है। उसके बाद जो 11th है उसमें बोला है PTA दैट इज़ अ प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिक, ठीक है ना, एंटीस्डेंट, ठीक। उसके बाद जो 12th है उसमें क्या बोला गया दैट इज़ अ हेगमैन फैक्टर, ठीक है। और जो 13th है उसमें क्या आता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है ना, जो फिब्रिन है उसको क्या है स्टेबल रखता है। देखो स्टार्टिंग भी फिब्रिन से हुआ, फिब्रोजन बना, और लास्ट में क्या उसको स्टेबल रख रहा है, फिब्रिन क्या है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन आ गया, उसके बाद टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, इसको क्या है याद रखना है। इसमें अब ये बोला गया कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, कौन से है जो कन्वर्जन करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। तो इन्होंने बोल दिया कि एक तो 10th है एक से, ठीक है, 5th, तो 10th देख लेना, ठीक है, 5th देख लेना। और उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया दैट इज़ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फ्रॉम द प्लेटलेट्स एंड द कैल्शियम, कैल्शियम कौन सा फैक्टर था, तो 4th फैक्टर था, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद अभी हमने क्या है कोगुलेशन के तो पढ़ लिए, अभी आ जाता है एंटी कोगुलेशन कौन से आ जाते हैं, ठीक है ना, वही बात इन्होंने बोली कि इन्होंने बोल दिया गया है अपोजिंग द कोगुलेशन, वही आ जाता है एंटी कोगुलेटिंग कौन से हैं। तो इसमें याद रखना अब इसमें क्या है थ्रोम्बिन बन रहे हैं, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन, ठीक है, ये बन रहे हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा एंटी थ्रोम्बिन, ठीक है, बन जाएगा एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, ठीक है। और साथ में हिपेरिन, ठीक है, प्रोटीन सी, याद रखना प्रोटीन सी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है कि फैक्टर्स ऐसे बताने दैट इज कोजिंग द लाइसिस, क्या करते हैं जो लाइसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लोट्स, जो क्लोट है उसको क्या करते हैं लाइसिस करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या बोल दिया दैट इज अ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, याद रखना दैट इज अ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अपोजिंग द प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर्स, कौन कौन से होते, तो इन्होंने बोला गया है कि एंडोपेरिडॉक्सिन और साथ में डॉक्सी और दूसरा कौन सा बोला दैट इज़ अ प्रोस्टेलिक्लाइन, ठीक है, ये दो चीज़ें बोली गई हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये आ जाते हैं ब्लड ग्रुपिंग के। ये किसने दिया आपको, पहले ये लॉ याद होना चाहिए दैट इज़ अ लेंस, ठीक है ना, लेंस स्टेनर्स, ठीक है, लेंस स्टीनर्स जो हैं उन्होंने क्या ये लॉ दिया था, इसमें क्या ब्लड ग्रुप के बारे में कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, उनके एंटीजेंस कौन से होंगे, उनके एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है वो बताई गई हैं। अब देखो जो सबसे पहले क्या जाता है कि ब्लड ग्रुप के बारे में है, तो ये सारे ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है, ठीक। तो इसमें यही है कि किस किस को कौन कौन वैसे ब्लड दे सकता है वो हम नीचे पढ़ लेंगे, इसमें बस इतना याद रखना कि कौन से एंटीजेंस हैं और कौन सी के हैं एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, उस हिसाब से भी ब्लड दिया जाता है। उसके बाद याद रखना कि ए जो होगा इसका एंटीजन ए ही रहेगा, बी का बी रहेगा, और ए बी का ए एंड बी रहेगा, और ओ जो होगा इसका नील रहेगा। इसमें क्या है, इसमें ऑपोजिट हो जाता है, जैसे कि ए है उसका जो एंटीबॉडी है ना, अब एंटीबॉडी की बात हो रही है, तो बी रह जाएगा एंटी बी, ए का बी का ए रहेगा, ठीक है। अब ओ का क्या था नील था, तो इसमें ए बी का नील आ जाएगा, और इसमें ए बी का था ए और बी, और इसमें क्या है ए और बी आ जाएगा। एंटी है तो इसलिए इसमें क्या आ गया एक माइनस माइनस याद रखना कि ए माइनस बी माइनस, ठीक है, ये चीज़ों का क्या है याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अब जो ये लाइनें हम पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी क्या है इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या करना है, आप देखो, पहला
पहले में क्या बोला गया, उन्होंने बोला गया फॉर द ए बी इंडिविजुअल इन दी ए बी, ठीक है ना, इफ़ ए बी ब्लड ग्रुप इज़ नॉट अवेलेबल देन ए इज़ बेटर देन बी, ठीक है ना। उन्होंने बोला अगर कोई इंडिविजुअल है उसके पास क्या है ए बी ब्लड ग्रुप है, लेकिन क्या है हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, मतलब हमारे पास ए बी है नहीं है। वैसे तो जो ए बी होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल एक रिसिपिएंट होता है, वो हर किसी से ब्लड ले सकता है, लेकिन ये भी याद रखना है कि कौन सा ब्लड उसके लिए अच्छा है ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि ए बी इज़ नॉट अवेलेबल देन ए इज़ बेटर देन बी, ठीक है। तो मोस्टली पहले कोशिश करनी है कि ए मिले उसके बाद बी मिले, बिकॉज जो बी है वो सबसे कॉमन मिलता है, ठीक है ना। अगर देखा जाए मतलब कॉमन इन द सेंस कि हर तीसरे बंदे को बी पॉजिटिव निकलता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप, ठीक है। एक ये चीज़ रखनी है, अगर आपको देखो वो क्या है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बता देगा कि ये है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है पेपर में आता है कि कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप, तो वो कौन सा आता है, वो आता है ओ पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लिखा, लिख लो ओ पॉजिटिव। होता कि एक और नेगेटिव भी होते हैं ये चीज़ें और एक पॉजिटिव में भी होती हैं। तो कॉमनेस्ट जो होगा वो होगा ओ पॉजिटिव, और जो रेयर होगा वो कौन सा होगा, ए बी नेगेटिव, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए बी नेगेटिव। उसके बाद आता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है दैट इज़ अ मोर प्रोन, जो ओ जिनके पास ओ ब्लड ग्रुप होता है ना वो किस चीज़ के लिए उनको कौन सी चीज़ होने की टेंडेंसी होती है ज़्यादा, तो उनको होती है ड्यूडेनल अल्सर होने की, ठीक है। और दूसरा कौन सा इन्होंने बोला कि हीमोलिटिक टेंडेंसी होती है। जो ब्लड ग्रुप होता है ए, ठीक है ना, उसमें क्या होता है दैट इज़ अ कार्सिनोमा स्टमक एंड द कार्सिनोमा सर्विक्स एंड थ्रोम्बोसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर बताया गया है, अब याद रखना कि जो कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप है वो आ जाता है ओ पॉजिटिव। क्या आ जाता है, ओ पॉजिटिव। लेकिन जो ब्लड ग्रुप क्या है यूनिवर्सल डोनर है उसमें कौन सा है, दैट इज़ ओ नेगेटिव। याद रखना ओ नेगेटिव। वैसे जो ब्लड ग्रुप क्या है, जो यूनिवर्सल क्या है रिसिपिएंट है, उसमें क्या है ए बी पॉजिटिव। याद रखना ये बात, ठीक है। नेगेटिव कौन सा कहाँ पर आया तो पॉजिटिव कहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद बोला कि इफ़ मिस मैच ऑफ द ब्लड, ठीक है ना, अगर क्या है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हैं तो अगर मिस मैच हो जाए तो उससे क्या होगा, तो उन्होंने बोला जो डोनर है उसके जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ब्लड में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट जो रिसिपिएंट है उसके जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स को लेकर बात की गई है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला कि देयर इज़ अ नो नेचुरली अकर एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी RH एंटीजेंस। अब जो भी सब कुछ होता है वो एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है। अब देखो किसी की एंटीबॉडी अगर बी होगी, वहाँ पर अगर हम क्या है हम उसको ब्लड ग्रुप जो है वो उसको ए मतलब कि ए देते जा रहे हैं उसकी एंटीबॉडी बी है, या फिर बी देते जा रहे हैं उसकी एंटीबॉडी ए है, ठीक है। तो मतलब ये किसकी वजह से, उन्होंने बोला कि एंटीबॉडीज़ जो अगेंस्ट होती है वो किसकी वजह से होती, तो वो RH एंटीजेंस, ठीक है, ये चीज़ें हैं काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है दैट इज़ अ हीमोलाइसिस। क्या आ जाता है, हीमोलाइसिस एंड दी अनीमिया, ठीक है। हीमोलाइसिस एंड दी अनीमिया वो किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू दी RH इन कैपेबिलिटी इन दी फीटस। ये फीटस के रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है ना। हीमोलाइसिस या अनीमिया होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ RH, बिकॉज मदर और जो चाइल्ड होता है उसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव का जो इशू होता है जिस वजह से क्या है हीमोलाइसिस अनीमिया होता है, वही एंटीजेंस का इशू होता है। उसी को क्या बोल देते हैं, दैट इज़ अ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। और उसको ही क्या बोल देते हैं, HDN इज़ अ हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। और उसी को क्या बोल देते हैं, एक्टस, ठीक है ना, ग्रेवियस, ठीक है, नियोनेटम। एक्टस को वैसे भी हम प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, ठीक है, तो एक्टस ग्रेवियस नियोनेटम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी हम प्रवेशित कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको कैसे देंगे, बाय गिविंग दी एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो एंटीबॉडीज़ चाहिए वही हम मतलब कि एंटीबॉडीज़ दे देंगे उसको, उससे क्या हो जाएगा, दैट इज़ मीडिएट दी इम्यूनोसुप्रेशन, ठीक है। और क्योर कैसे करेंगे, क्योर सिंपल है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होगी, तो अम्ब्लाइकस के थ्रू बताई गई है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला आता है लाइफ स्पेन। क्या आ जाता है, लाइफ स्पेन की किस की कितनी लाइफ स्पेन बताई गई है। तो लाइफ स्पेन ऑफ द ब्लड सेल्स इन्होंने बोला कि जो RBCs हैं उनकी 120 दिन होती है, ठीक है। RBCs की कितनी होती है, 120 दिन होती है। लिम्फोसाइट्स की कितनी होती है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उसके 2 से 3 दिन होती है। सबसे कम जो होता है जो ब्लड ग्रुप हम पढ़ के आए हैं ग्रुप में, तो उसमें सबसे कम किसकी होती है, लिम्फोसाइट्स की 2 से 3 दिन होती है। उसके बाद देखो न्यूट्रोफिल्स जो हैं उसमें कितनी होती है, तो उसमें बोला गया 2 से 4 दिन, कितना होता है, 2 से 4 दिन होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ईजनोफिल्स। ईजनोफिल्स में कितनी होती है, 8 से 12 दिन, ठीक है। उसी प्रकार जो प्लेटलेट्स है उनकी कितनी होती है, 9 से 11 दिन। उसके बाद नेक्स्ट रहता है बेजोफिल्स। बेजोफिल्स की कितनी होती है, दैट इज़ 12 से 15 दिन, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इस चीज़ का क्या है ध्यान रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, ये क्या हो गया रहेगा याद, जो लिम्फोसाइट्स है उसकी सबसे कम है, और जो उधर से क्या न्यूट्रोफिल्स जो हैं 2 से 4 दिन, ठीक है। ईजनोफिल्स जो है उसका 8 से 12 दिन आया था, बेसनोफिल्स का कितना है 12 से 15 दिन बताया गया, और प्लेटलेट्स का 9 से 11 दिन बताया गया, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या है कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं जो क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं इन लीवर में। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं लीवर में, ठीक है, जो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि फैक्टर 1, 2, 5, 7, 9, ठीक है, द ब्लड कोंगुलेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस इन दी लीवर। उसके बाद उन्होंने बोला कि कौन से विटामिन के रिक्वायर्ड होता है फॉर विच ब्लड फैक्टर्स, ठीक है ना, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स। तो उन्होंने बोल दिया कि जो नंबर 2 है, नंबर 7 है और नंबर 9 है उसके लिए क्या है विटामिन के क्या है इंपॉर्टेंट बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम स्मीयर टेस्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला कि इन ब्लड स्मीयर दैट इज़ कौन सा सेल हमें देखते हैं, दैट इज़ अ बर सेल इज सीन, ठीक है। बट इन क्या आ जाता है यूरिनीमिया, ठीक है, उसमें हमें क्या कैसे सेल दिखते हैं, तो स्पर सेल आर सीन इन दी, एंड स्पर सेल्स आर सीन इन दी, किस में मिलते हैं स्पर सेल, दैट इज इन सिरोसिस, ठीक है ना, मतलब सिरोसिस का मतलब एक तरह सड़ा गला टाइप, ठीक है, सिरोसिस में मिलते हैं। याद रखना कि ब्लड स्मीयर लेते तो उसमें ब्लर, ठीक है ना, बर सेल्स मिलते हैं, लेकिन इन अगर हम देखते हैं कि यूरिनीमिया में, ठीक है ना, जो स्पर सेल्स हैं वो कैसे मिलते हैं, दैट इज़ कैसे सेल्स दिखते हैं, तो स्पर सेल्स की तरह वो दिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ए प्लास्टिक अनीमिया, ठीक है ना, ए प्लास्टिक अनीमिया। देखो अनीमिया की फर्दर टाइप्स होती हैं, उसमें एक आ जाती है ए प्लास्टिक अनीमिया। तो जो ए प्लास्टिक अनीमिया होती है उसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम इन्फेक्टेड करते हैं, वाइल वो कब करते हैं, जब क्या होता है, दैट इज़ अ पेरिनोमस अनीमिया, प्लेटलेट्स बिकम नॉर्मल, ठीक है ना, जब क्या होते हैं पेरिनियस, ठीक है ना, पेरिकोनियस अनीमिया, प्लेटलेट्स रिमेन दी नॉर्मल। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टर्म्स याद होनी चाहिए कि पॉलीसाइथीमिया जो है वो किसके लिए, दैट इज़ द इंक्रीज अकाउंट ऑफ आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू दी डेफिशिएंसी, अब डेफिशिएंसीज बताई हुई है हीमोफिलिक की, हीमोफिलिक होता कैसे है, ठीक है ना, याद रखना हीमोफिलिक की जो टाइप्स है उसमें ए, बी और सी, ठीक है, इन्होंने रखी हुई है, एक प्लासिडो भी होती है। तो याद रखना कि अगर तो 8 हो जाए जो कोगुलेशन फैक्टर था, अगर क्या है 8 की डेफिशिएंसी हो जाए तो होमोफिलिक ए होगा, अगर 9 की हो जाए तो होमोफिलिक बी होगा, अगर 10th की हो जाए तो होमोफिलिक सी होगा। देखो ए बी सी सीरियल ऑर्डर में, 8, 9, 10 भी सीरियल ऑर्डर में। उसके बाद उन्होंने बोला गया कि वेस्कुलर होमोफिलिया जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको ही क्या बोल देते हैं, दैट इज़ अ नॉन वैली ब्रेन डिजीज़, और साथ में क्या बोल देते हैं उसको, क्या आ जाता है वोन वेलिब्रेट डिजीज़, और साथ में क्या आ जाता है, साथ में आ जाता है दैट इज़ अ सूडो हीमोफीलिया, ठीक है, क्या आ जाता है सूडो हीमोफीलिया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो स्टोरेज, ठीक है ना, उन्होंने बोल दिया कि कितने दिन तक क्या है वो जिंदा रहते हैं या कितने दिन तक वो हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि स्टोर ब्लड फॉर द ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। प्लेटलेट्स रहते हैं तो वो कितने दिन के रहते हैं, ओनली फॉर 3 days, ठीक है, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। लेकिन जो आरबीसीज होते हैं आर सुटेबल फॉर ट्रांसफ्यूजन फॉर दी, उन्होंने बोला कि 3 weeks आफ्टर कलेक्शन, ठीक है, कि अगर हम आज कलेक्ट किए तो 3 week बाद भी किया उसको हम डालेंगे तो वो क्या है सही है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना बता दिया गया 3 दिन और क्या आ जाएगा 3 week। याद रखना प्लेटलेट्स के लिए 3 दिन बोले गए और आरबीसी के लिए 3 weeks बोले गए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ आरबीसीज दे बिकम एक्टिव आफ्टर द 3rd डे। उन्होंने ये बोल दिया कि अगर 3 week के बाद अगर आप डाल सकते हैं तो साथ में ये भी कि अगर डालें तो अभी रिएक्ट नहीं करेंगे, वो 3 दिन के बाद करेंगे। एक आ जाता है कूपर सेल, क्या आ जाता है कूपर सेल आ जाता है। कूपर सेल क्या होता है, कूपर सेल दैट आर आल्सो फाउंड इन दी लीवर, ठीक है, सेल्स के नाम है। ह्यूमन बॉडी दैट इज कंटेन 22 अमाइनो एसिड्स एंड 24 क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं, ये तो याद ही होगा। एनर्जी फॉर्म, एनर्जी में याद रखना कि जो प्रोटीन है हम 4 किलो कैलोरी पर ग्राम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम, और जो फैट्स है वो भी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम हम उसको क्या है इनटेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है डिफरेंस बिटवीन दी ह्यूमोलिटिक एंड द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। अब जॉन्डिस जो होता है वो 2 तरीके से होता है, तो एक ह्यूमोलिटिक होता है और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। अब इन्होंने क्या है डिफ्रेंसिएशन बताया हुआ है कि स्टूल कलर, यूरिन का, सीरम, बिलिरुबिन कितने कितने अमाउंट में क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले हीमोलिटिक है तो उसमें येलो रहेगा, येलो तो रहेगा क्योंकि जो ब्लड वगैरह है वो तो है ही नहीं है तो येलो रहेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम होती है तो वाइट कलर का रहेगा, ठीक है। देखो यूरिन में क्या बोल दिया, यूरिन में इन्होंने बोल दिया कि यूरो, ठीक है ना, यूरो बिलिरुबिनोजन, ठीक है, वो प्रेजेंट रहता है पर इसमें क्या है नेगेटिव रहता है क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव है, इसको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सीरम, सीरम बिलीरुबिन। तो उसमें याद रखना कि जो सीरम बिलीरुबिन है वो क्या है, हाई अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है, क्या जाता है अनकॉन्जुगेटेड, और इसमें क्या है हाई कॉन्जुगेटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हेमोरेजिक टेंडेंसी। तो इसमें बोला कि हेमोरेजिक टेंडेंसी इज़ नेगेटिव, इसमें क्या है हेमोरेजिक टेंडेंसी ज़्यादा, बिकॉज क्यों मतलब हेमोरेजिक बोली गई है टेंडेंसी, बिकॉज इट इज़ अ लैक ऑफ विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा होता है जो क्या करता है कि हर चीज़ को बचाए रखता है, जल्दी क्योर रेबर करने में हेल्प करता है, बट ये जो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो प्रॉब्लम है। लीवर फंक्शन कैसे काम करता है, तो नॉर्मल करेगा क्योंकि इसका तो ब्लड के साथ कनेक्शन है, लेकिन ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसका तो इंटेस्टाइन्स वगैरह या फिर मेटाबॉलिस के साथ है, तो इसमें सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट क्या होगा, हाई रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था दैट इज़ अ वेंडेनबर्ग। वो क्या है इनडायरेक्ट बोला गया है, और इसमें क्या है डायरेक्ट बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अब क्या गैसेस का क्या है प्रेशर बताया गया। अब इसमें याद रखना, देखो गैस दो ही तरह की होगी, या तो फिर O2 होगी या CO2 होगी, या तो ऑक्सीजन होगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये दो गैसेज ही तो होती है हमारी बॉडी में मेन। तो उन्होंने यही बोला कि जब हम क्या है इंस्पायर करते हैं, जब क्या अंदर की ओर खींचते हैं, तो कितना हो जाता है प्रेशर के साथ, पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो 158 इसका होता है, 0.3 इसका होता है। एल्वियोलर एयर, ठीक है, जब क्या है एल्वियोल्स होते हैं हमारे लंग्स में, तो उसमें वो कितना जाता है, तो उन्होंने बोला गया 100, और यहाँ पर कितना बोला गया इन्होंने 40%, ठीक है। उसके बाद बोल दिया कि मिक्स्ड वेन प्रेशर, ठीक है, जो मिक्स्ड वेन ब्लड, एक वेन्स होती हैं एक आर्टरीज होती है, तो उन्होंने बोला मिक्स्ड में, तो मिक्स्ड में वो जाता है 40 और इसमें जाता है 46, ठीक है ना, बिकॉज CO2 है तो ज़्यादा जाएगा। आर्टेरियल ब्लड में उसमें 95 जाएगा और इसमें कितना जाएगा 40। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टेबल बना हुआ है। नेक्स्ट टेबल में क्या हो, उसमें क्या है टेंशन्स एंड कंटेंट के रिगार्डिंग क्या आर्टर ब्लड और मिक्स्ड वेनियस ब्लड है, ठीक है ना, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें रहता है। तो उन्होंने बोला कि जो O2 का टेंशन है, ठीक है ना, जो क्या वही प्रेशर वगैरह जो रहेगा वो कितना रहेगा, तो उन्होंने बोल दिया 95 mm/Hg, ठीक है, और इसमें 40 पर mm/Hg, ठीक है, वो तो जेन्युइन सी बात है। अब O2 सबसे ज़्यादा आर्टेरियल ब्लड में रहता है। उसके बाद O2 जो कंटेंट है कितना है, O2 का जो कंटेंट है वो कितना बताया गया है, तो मैं बोला 19 ml/100 ml, ठीक है, मतलब हर 100 ml पर क्या है 19 ml क्या है इसमें ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, और इसमें क्या मतलब प्रेजेंट मिलती है, और इसमें क्या इसमें इन्होंने बोला कि हर 100 ml पर 14 ml क्या है उनको O2 मिलती है, ठीक है। याद रखना है कि आर्टेरियल में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि आर्टेरियल तो वैसे ऑक्सीजन के लिए फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था कि अगर हम सैचुरेशन की बात करते हैं तो सैचुरेशन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, तो आर्टेरियल ब्लड में मिलता है 95% और इसमें मिलता है 75%, ठीक है। उन्होंने वही बताया कि ऑक्सीजन कैपेसिटी क्या होती है, तो उन्होंने बोला कि जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है, ठीक है, अगर हम इसका रेंज देखें या फिर मैक्सिमम देखें तो 20 ml/100 ml, ठीक है, कितना होता है 20 ml/100 ml, ठीक। उसके बाद इन्होंने सैचुरेशन का बता दिया, तो सैचुरेशन करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि अगर आप सैचुरेशन ऑफ HB करना चाहते हैं, ठीक है, ब्लड का करना चाहते हैं, तो आपको करना है कि ऑक्सीजन कंटेंट जितना है, ठीक है ना, उसको किसके साथ डिवाइड कर देना है, ऑक्सीजन कैपेसिटी के साथ, ठीक है। याद रखना कि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि कैपेसिटी उन्होंने मैक्सिमम बता दिया कि हमारी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कितनी है 20 ml/100 ml है, ठीक है। अगर किसी का जो ऑक्सीजन का कंटेंट है, ठीक है ना, वो कितना वो ले पा रहा है, वो सिर्फ 18 ml पर ले रहा है या 17 ले रहा है या 15 ले रहा है, तो उसको क्या करना है डिवीजन करना है 20 ml/100 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है हमने 100 के साथ, तो उससे हमारी क्या सैचुरेशन निकल जाएगी, ठीक है। ये सैचुरेशन निकालने का है, मतलब हर किसी के जो नीचे है मतलब जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो 20 के साथ ही क्या करना है उसको डिवाइड करना है, ठीक है, क्या करना है उसको 20 के साथ ही क्या करना है उसको डिवाइड करना।